वर्ल्ड वॉर टू को समझने से पहले उस वक्त के जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना काफी जरूरी है और इसीलिए आज की वीडियो की शुरुआत हम वर्ल्ड वॉर वन के एंड से करेंगे, जहां एक तरफ ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, वहीं रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसकी बदौलत जन्म हुआ सोवियत यूनियन का, जो वर्ल्ड का पहला कम्युनिस्ट देश बना। वहीं ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी को एक मोनार्की से रिपब्लिक बना दिया और इस रिपब्लिक को वेमार रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। बट ये गवर्नमेंट उतनी कारगर नहीं थी, जिसकी वजह से इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा शुरू की गई फैसिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर अडोल्फ हिटलर नामक एक इंसान ने जर्मनी के अंदर नेशनल सोशलिज्म या नाजीवाद की शुरुआत की। और हिटलर की नाजी पार्टी काफी जल्दी बहुत पॉपुलर हो गई और इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से ही जनवरी 30, 1933 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया और अपनी इसी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए उसने अपने सभी अपोनेंट्स को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जुलाई 1933 तक उसने नाजी पार्टी के अलावा बाकी सभी पार्टीज को बैन कर दिया, जिसके बाद जर्मनी ऑफिशियली एक डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गया था। 1934 में हिटलर ने सोवियट्स के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया, जिसके बाद हिटलर ने अगले ही साल 1935 में ट्रीटी ऑफ वर्साई के अगेंस्ट जाकर जर्मन आर्मी को एक्सपैंड करने का काम शुरू किया। जर्मनी में इस बढ़ते मिलिट्री बिल्डअप और पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया में नाजी पार्टी और हिटलर की पॉपुलैरिटी को देख ये काफी एविडेंट हो चुका था कि हिटलर जर्मनी को ऑस्ट्रिया से यूनिफाई करने की कोशिश जरूर करेगा और ऑस्ट्रियन इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए ही फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने मिलकर स्ट्रेसा फ्रंट की शुरुआत की। पर यूके ने 1935 में जर्मनी के साथ एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने हिटलर को जर्मन नेवी यानी कि क्रेग्समरीन को एक्सपैंड करने की आजादी दे दी। यूके और जर्मनी की इन बढ़ती नजदीकियों के कारण शायद स्ट्रेसा फ्रंट कोलैप्स करने लगा। उसी साल 2 अक्टूबर को बेनितो मुसोलिनी ने इथोपिया को इन्वेड करना शुरू कर दिया, जहां इंटरेस्टिंगली नाजी जर्मनी ने इथोपियन रेजिस्टेंस को हथियार सप्लाई किए ताकि वो इटालियन इन्वेजन को रेजिस्ट कर सके। और हिटलर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इटली उस वक्त जर्मनी और ऑस्ट्रिया के यूनिफिकेशन का काफी विरोध करता था। जर्मनी की हेल्प की मदद से इथोपियंस ने काफी हद तक इटालियन इन्वेजन को डिले कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन इटली को ऑस्ट्रिया से अपना सपोर्ट वापस लेना पड़ा ताकि बदले में हिटलर इथोपियन रेजिस्टेंस को वेपन सप्लाई ना करे। और इसी तरह स्ट्रेसा फ्रंट के 3 में से 2 देशों को हिटलर अपने रास्ते से हटा चुका था और अब केवल फ्रांस ही था जो कि जर्मन और ऑस्ट्रियन यूनिफिकेशन के बीच आ सकता था। 1936 में फाइनली इटली ने इथोपिया को एनेक्स कर लिया और यही वो साल था जब इटली और जर्मनी के रिलेशंस काफी बेहतर होने लगे और इन्होंने 18 जुलाई 1936 में शुरू हुए स्पेनिश सिविल वॉर में मिलकर नेशनलिस्ट फैक्शन को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और यूएसएसआर ने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट दिया। इटली और जर्मनी ने फाइनली अक्टूबर के महीने में एक फॉर्मल अलायंस बनाई जिसका नाम था रोम बर्लिन एक्सिस और दोनों मिलकर स्पेनिश सिविल वॉर में नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते रहे। वहीं 1937 में दुनिया के दूसरे कोने में जापानीज एम्पायर मंचूकू और कोरिया को कब्जाने के बाद चाइना पर अपनी नजर गड़ाए बैठे था और 1931 से ही चाइना में धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रहा था। पर फाइनली 7 जुलाई 1937 को जब कुछ जापानीज सोल्जर ने चाइनीज आर्मी से वैनपिंग नामक शहर में घुसने की इजाजत मांगी अपने एक खोए हुए जापानीज सोल्जर को खोजने के लिए, तब दोनों देशों की आर्मीज के बीच मतभेद हो गई और जिसकी वजह से दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। इस इंसिडेंट को मार्को पोलो इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसी को एक्सक्यूज बनाकर जापानीज फोर्सेस ने चाइना के साथ एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दी। इसी बीच यूरोप में हिटलर ने मार्च 11, 1938 को ऑस्ट्रिया को जर्मनी से यूनिफाई करना शुरू कर दिया, जर्मन आर्मी को वहां भेजकर। और ऑस्ट्रियंस ने भी बिना किसी रेजिस्टेंस के नाजीज का स्वागत किया और फाइनली 13 मार्च 1938 को हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी से पूरी तरह यूनिफाई कर दिया और इसी इवेंट को हम ऑनशलुस नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है ज्वाइनिंग या कनेक्शन। ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया में स्थित सुडेटनलैंड की डिमांड की, ये बोलकर कि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो जर्मन्स की है और उन्हें भी ऑस्ट्रिया की तरह ही जर्मनी से मिल जाना चाहिए। इसके रिस्पॉन्स में सितंबर के महीने में 1938 में म्यूनिक एग्रीमेंट साइन किया गया फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली के बीच, जिसके तहत हिटलर को सुडेटनलैंड दे दिया गया इस शर्त पर कि वो बाकी के चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड नहीं करेगा। कमाल की बात तो ये थी कि इस मीटिंग में चेकोस्लोवाकिया को भी नहीं बुलाया गया, जो सुडेटनलैंड का राइटफुल ओनर था। और फिर शुरुआत हुई साल 1939 की,
जो कि हिटलर और नाजी पार्टी के लिए काफी कारगर साबित हुआ, क्योंकि मार्च 1939 में ही हिटलर ने म्यूनिक एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड कर चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ अप्रैल के महीने में स्पेनिश सिविल वॉर का अंत हुआ, जहां पर हिटलर द्वारा सपोर्टेड नेशनलिस्ट पावर में आ गए। मई के महीने में हिटलर ने मुसोलिनी के साथ पैक्ट ऑफ स्टील साइन किया और इटली के साथ अपनी अलायंस को और मजबूत कर लिया। वहीं ईस्ट में सोवियत के साथ जर्मनी ने मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट को साइन किया, जिसके तहत दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक नहीं करती। अब यहाँ से हिटलर का अगला टारगेट था पोलैंड, जिसकी इंडिपेंडेंस को फ्रांस और ब्रिटेन गारंटी करते थे। पर हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 की हार के बाद जो टेरिटरीज पोलैंड को दे दी गई थी उन्हें वापस जर्मनी में शामिल करना चाहता था, और उससे भी ज्यादा जरूरी था उसके लिए डैनजिग पर कंट्रोल पाना, ताकि वो ईस्ट प्रशिया को बाकी के जर्मनी से जोड़ सके। तो ये था वर्ल्ड वॉर 2 का प्री वॉर सिनेरियो। अब आगे की कहानी हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के दूसरे एपिसोड में, जिसके लिए हम लोग 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिंदुस्तानी स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड वॉर 2 के आगे की कहानी जानने के लिए।